हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 के सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 काफी देर पहले आ गया था, बीच में एक छोटा सा ब्रेक आया है। अभी मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, आज भी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी जो गला है वो थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो फिर भी जितनी जल्दी हो पाया हम इसको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और जल्द ही जो आगे वाले पार्ट्स हैं वो भी हम लोग रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51? A 100 watt sodium lamp radiate energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of large sphere that absorb all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the light is this, the number of photon delivered per second to the sphere. अगर आप ध्यान से देखें, ये कोई हमारे पास सोर्स है, तो ये जितने भी पर सेकंड फोटोन्स एमिट करेगा वो सारे के सारे फोटोन्स पर सेकंड इस स्फीयर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ऑल द फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड विल स्ट्राइक ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस स्फीयर एंड ऑल विल गेट एब्सॉर्ब। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड विल बी नंबर ऑफ फोटोन्स एब्सॉर्ब्ड पर सेकंड। तो किसके बराबर होगा? पावर हमारे पास क्या होती है? एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड पावर। बस आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। पावर है 100 वॉट, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, एच की वैल्यू, क्योंकि अब हमें ऐसे ही सिस्टम में सॉल्व करना है तो एच की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं बच्चों। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा इज 589 नैनोमीटर। 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻⁹। तो आपको पता है बच्चों, जब आपको H और C का प्रोडक्ट करना है तो दिस कैन नियरली बी पुट इक्वल टू 20, ये 10⁻26 डिवाइड बाय 589 इंटू 10⁻⁻⁹। तो n किसके बराबर आ रहा है? आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं बेटा, क्या बनेगा हमारे पास 2819, तो ये बनेगा 589 इंटू 10⁻², 10⁻⁻⁹, 20 इंटू 10⁻⁻26। इसको ऊपर ले जाइए, ये बन जाएगा हमारे पास 19 और ये 58.9/2। हमने इन पावर्स को अलग से सॉल्व कर लिया है बेटा, ठीक बात। और इस जीरो को हमने यहां पर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 29 आप देखिएगा 45 कुछ इस तरीके का बन रहा है। अप्रोक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं 330 इंटू 10⁻19, 3 इंटू 10⁻20। आप इसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻20। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास 52। सम टाइम बच्चे जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अक्सर मेरे से पूछते हैं सर ऐसे क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं? तो मैं अक्सर बोलता हूं यस बेटा। अगर आपने PYQ सॉल्व नहीं किए हैं नीट के, तो हमने उसके भी वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। फटाफट से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस तरीके की कैलकुलेशन के क्वेश्चन पहले PYQ यानी कि नीट में भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट इज दिस एनर्जी फ्लक्स। मैं कहता हूं बेटा यूनिट देखो, क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली क्या है? वॉट है पावर पर मीटर स्क्वायर मींस इंटेंसिटी। ये आपको क्या दे रखी है? इंटेंसिटी, पावर पर मीटर स्क्वायर। फोटोन इन द सनलाइट हैव एवरेज वेवलेंथ दिस, हाउ मेनी फोटोन पर स्क्वायर मीटर। तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर होती है hc बाय लैम्डा इंटू n डिवाइड बाय एरिया। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट पर सेकेंड, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? n/a फाइंड करना है। तो n/a किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू लैम्डा डिवाइड बाय hc।
जो कैलकुलेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी वैसे ही यहां पर भी आपको करनी है। आई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.388, मैं इसे लिख सकता हूं 1.4 10⁻³ लैम्डा कितना है 550 इंटू 10⁻⁻⁹। एच सी हमने यहां भी लिखा था, एच सी की वैल्यू बेटा यहां पर आप देख सकते हैं, एच सी की वैल्यू हमने लिखी थी, हम डायरेक्टली इसे पुट कर लेते हैं 20 इंटू 10⁻⁻�6। अगर आप इसे एडजस्ट करेंगे तो ये बचा 1.4 इंटू, यहां पर 0 से 0 कट गया, 55/2 इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों -26 -9 +3, ऊपर जाके 29, ये बच गया 10⁻20, यही बच रहा है बेटा। अब अगर आप देखें 0.7 इंटू 55 इंटू 10⁻20, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या बचेगा, अगर आप डेसिमल लगा दे 5, क्या बचा 35 38, तो ये हमारे पास बच रहा है 38.5 इंटू 10⁻20। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में 4 है तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसे 4 इंटू 10⁻21 लिख सकता हूं। आप इसे लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻20, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻21। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। If h is Planck's constant, the momentum of photon of wavelength this, कहता है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ ये है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा। प्लैंक कांस्टेंट की फॉर्म में बताना है, तो लैम्डा क्या है आप देख सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻⁻10, आप इसे लिख सकते हैं h बाय 10⁻⁻12, आप इसे लिख सकते हैं 10⁻12 इंटू h, तो क्या बनेगा बच्चों डी ऑप्शन। वेरी इजी, h की वैल्यू भी इसमें नहीं पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 54, अ लैंप ब्लू लैंप मेनली इमिट्स वेवलेंथ दिस, लैंप इज रेटेड दिस 8% ऑफ एनर्जी इमिटेड एज विजिबल लाइट, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय द लैंप। तो पावर कितनी है बच्चों 150 वॉट, बट इसका सिर्फ 8% विजिबल लाइट में है, तो 8% क्या हो जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 8 12 वॉट, सिर्फ ये विजिबल लाइट में है, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग फोटोन्स जाएंगे। तो फोटोन्स क्या होते हैं पावर में एच सी बाय लैम्डा इंटू 12। तो पूछा गया है नंबर ऑफ फोटोन्स बेटा, तो वही काम करना है। लैम्डा कितना है 4500 एंगस्ट्रॉम, एच सी कितना है, हमने ऊपर 2-3 क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करी है, यहां पर हमने देखिए वैल्यू पुट करी थी एच इंटू सी, तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6। आप पावर को एडजस्ट कर दीजिए बेटा, यहां पर 1 0 कट गया, ये 2 से गया 6, 6 इंटू 450 इंटू 10⁻+16, आप देखिए 6 इंटू 4.5 इंटू 10⁻18 बेटा, यहां पर ये जो 2 थे 100 पॉइंट लगा दिया ना मैंने, यहां पर 100 कहां चला गया यहां। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 24 और आधा 27 इंटू 10⁻18, ये हमारे पास बनना चाहिए। अगर आप इसे अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहते हैं 30 इंटू 10⁻18 3 इंटू 10⁻19, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए बेटा। अप्रोक्सीमेशन हम लगा लेते हैं क्योंकि यहां पर हमने h और c की वैल्यू में थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन यूज करी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 55, क्या कहता है गौर से देखिएगा, कहता है देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट ईच इमिटिंग पावर 100 वॉट, वन emit x-ray of wavelength 1 nanometer, other of visible light 500 nanometer, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स दिस। तो पावर किसके बराबर होती है बेटा n h c बाय लैम्डा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1, एच सी तो दोनों के लिए कट जाएगा बेटा n2 लैम्डा 2 एच सी, एच सी से एच सी कट गया, तो क्या पूछा है नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ एक्सरे डिवाइड बाय विजिबल लाइट, तो ये वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिवाइड बाय विजिबल लाइट, एक्सरे है 10⁻⁻9, विजिबल लाइट है 500 इंटू 10⁻⁻9, ये कट गया तो रेशियो आएगी 1/500। क्लियर है बच्चों?
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या कहता है, देखिए कहता है लेजर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस प्रोड्यूस्ड बाय लेजर एमिट अ पावर हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स। जो इससे पहले क्वेश्चन थे उन सभी में क्या था, hc/λ, लैम्डा दिया था, इसमें हमें क्या दी है, फ्रीक्वेंसी, बट करना वही है। hc/λ की जगह अब क्या आ जाएगा, hf। मैं फ्रीक्वेंसी को f से लिखता हूं, बुक्स में अक्सर म्यू से लिखा होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो f से लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पावर डिवाइड बाय hf। पावर है 3 × 10⁻³ h कितना है, 6.6 × 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 3 × 10⁻14। 3 देखिए स्पीड ऑफ लाइट में भी 3 आता था, तो आप इसे आसानी से क्या लिख सकते हैं, 20। 10⁻³ पावर को एडजस्ट करेंगे 10⁻20, ये आएगा 3/20 × 10⁻17। आप लिख सकते हैं 3/2 × 10⁻6, आप लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻16। तो क्या बनेगा आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ दिस, अनदर सोर्स इज प्रोड्यूसिंग दिस फोटोन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ दिस। पावर, तो पावर हमारे पास क्या होती है, रेशियो ऑफ पावर P2 डिवाइड बाय P1, N2 hc/λ2, N1 hc/λ1। तो ये क्या आ गया बेटा, N2/N1, λ1/λ2। ये तो कट जाएगा, ये λ1 ऊपर चला जाएगा और ये यहां, तो N2 कितना है बच्चों, 1.02 × 10⁻15। यहां पर दिया गया है N1 कितना है, 10⁻15। λ1 है 5000 एंगस्ट्रॉम और λ2 है 5100 एंगस्ट्रॉम। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो रेशो 1:1 जैसी लग रही है मुझे यहां पर। आप गौर से देखिए बेटा, 15 एंगस्ट्रॉम, पावर 1.02 इंटू, यहां पर 100 कट गया 50, यहां पर 51, इसे मल्टीप्लाई करिए तो 51/51, 1:1 आ रहा है बेटा। क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट, बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है फोटॉन्स अब्सॉर्ब इन मैटर आर कन्वर्टेड इनटू हीट, सोर्स emitting n photons per second of frequency mu is used to convert 1 kg of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius. Then the time taken for the conversion. अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, कहता है n photons per second, तो पावर क्या है, n, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है दिस। पावर होती है हीट बाय टाइम, हीट कितनी है, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर मास इनटू, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा है, टी टाइम। ये आ गया बेटा, ये हमारे पास पावर आ गई। अब अगर आप देखें तो टाइम टेकन जो है वो किसके बराबर होगा, मास बाय लेटेंट हीट इंटू NH फ्रीक्वेंसी। तो कहते हैं टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन डिक्रीज विद इंक्रीज इन n। यस, अगर आप n बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, म्यू फिक्स्ड, ये पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, ठीक। डिक्रीज विद n फिक्स्ड म्यू इंक्रीज, यस, अगर आप म्यू बढ़ाएंगे तब भी t डिक्रीज होगा, ये भी ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट विद n म्यू चेंजिंग सच दैट n म्यू कांस्टेंट, यस, अगर n और म्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, n बढ़ गया म्यू कम हो गया, n कम हो गया म्यू बढ़ गया, तो प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो t क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, सी। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, इन एन एक्सरे ट्यूब produce a continuous spectrum of radiation with its short wavelength and is this maximum energy of photon in the radiation। तो क्या होता है बच्चों, E किसके बराबर होता है, hc/λ0। एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, जो
प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। एक्सरे दो टाइप का होता है, कंटिन्यूस और हमारे पास क्या था, एक कंटिन्यूस और होता है, एक हमारे पास ही डिस्क्रीट एक्सरे जो हमारे पास होता है, क्योंकि जो जंप करता है इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से एनर्जी। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड रेज, उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, HC कितना है, वेवलेंथ कितनी है 0.45 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, अब ये है 12.4, ये था 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैंने 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.45 इज नियरली 0.5, तो इसका मतलब इससे डबल होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो डबल क्या होगा 24.8, उससे थोड़ा सा ज्यादा मुझे क्या दिख रहा है 27.6। अगर आप इसे एग्जैक्ट फाइंड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 27.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से खेलते हैं कि अगर ये 0.5 होता तो ये ऊपर डबल हो जाता, डबल होता तो 24.8, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया तो 27.5 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, स्पीड दी है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या क्या है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी ई टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी। ओके, वेवलेंथ की रेशियो देखनी है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने देखा होगा PYQ में काफी बार ये पूछा गया है। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, लैम्डा क्या होता है फोटोन का, H बाय मोमेंटम, और मोमेंटम को अगर एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं तो E बाय C, ये होती है फोटोन की। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, लैम्डा बाय H बाय P, बट इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम क्या होता है √2m E। मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ p² बाय m, तो p किसके बराबर होता है √2m k। यहां पर काइनेटिक एनर्जी k को किससे लिखा गया है, एनर्जी E से। अब इन दोनों की रेशियो क्या होगी बेटा, फोटोन की वेवलेंथ डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, HC बाय E डिवाइड बाय H बाय √2me, H से H कट गया, ये क्या बनेगा C बाय E, और इसे ऊपर ले जाइए √2me, इस E को रूट में ले जाइए, क्या बनेगा √2me² आ जाएगा, E² से कट गया तो क्या बचा C √2m बाय E। जितना मुझे याद आ रहा है ये PYQ का ही क्वेश्चन है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर बात बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप अपना डाउट फिर से पूछ सकते हैं बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये सारे ही क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Who won the Nobel Prize in Physics? Discovery of wave nature of electron। तो भाई मैं तो ब्रॉगली को ही जानता हूं जिन्होंने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल दिया था, तो हम इसी को आंसर मार्क कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बाद आप इनके आंसर्स याद भी रख सकते हैं बेटा। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव H बाय P, P को क्या लिखते हैं बेटा 2me, तो मास के डिपेंडेंट है, और इसको क्या लिखा जा सकता है mv, वेलोसिटी के भी है और मोमेंटम के भी है, तो इन तीनों के तो है बेटा। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या बची, चार्ज। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर जब आप एनर्जी को लिखते हैं, एनर्जी को लिखते हैं √2mqv, तो वहां पर चार्ज आता है जब एनर्जी को लिखते हैं, तो बेटा आता है, डेफिनेटली आता है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली इसमें चार्ज आता है, बट यहां पर वो तब होगा जब हमारे पास डेफिनेटली एक चार्ज पार्टिकल हो। बट इन जनरल मैटर वेव ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए भी हो सकती है, किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो, नेट चार्ज, मतलब वो न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है। तो ये तीन तो होंगे ही होंगे, तो हमें बेस्ट ऑप्शन यहां से सिलेक्ट करनी थी, तो बेस्ट ऑप्शन क्या बचती है? चार्ज। क्वेश्चन नंबर 63, विच फिनोमिना बेस्ट सपोर्ट द थ्योरी दैट मैटर वेव हैज वेव नेचर? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में किससे प्रूव किया था कि पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करते हैं? क्या था वो? इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन। जो एक इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व की थी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, और उन्होंने कहा था कि वो एक वेव नेचर फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यहां पर बात करी जा रही है मैटर वेव पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन एलिगेंटली इनकॉर्पोरेटेड विद, किसके साथ है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी पार्टिकल, अगर पार्टिकल हाई स्पीड से जा रहा है तो उसकी पोजीशन को, पर्टिकुलर पोजीशन को बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों था? क्योंकि जो एक पार्टिकल है हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो इट इज शोइंग अ वेव नेचर, तो अगर वो वेव नेचर में मूव कर रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन बतानी डिफिकल्ट काम होता है। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65, वेव थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना, क्या नहीं एक्सप्लेन किया था? सबको पता है कि पोलराइजेशन किया था, डाइफ्रैक्शन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं किया था। जो क्रॉम्पटन इफेक्ट है बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट सॉरी, दिस इज आल्सो सिमिलर टू दिस पार्टिकल नेचर, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर, तो वेव थ्योरी इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 66, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर भी आपको याद रखना है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आई किसको कहा गया है? इलेक्ट्रिक आई किसको कहा गया है बच्चों? फोटो सेल को कहा गया है, क्योंकि वो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर सिग्नल भेजता है। जो आई है वो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, यहां पर आती है और माइंड को सिग्नल भेजती है। ओके बच्चों। 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सेल इज नॉट यूज्ड, किसमें नहीं यूज किया जाता? अलार्म में तो फोटो सेल यूज किए जाते हैं, टेलीविजन में किए जाते हैं, स्ट्रीट लाइन में किए जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर में फोटो सेल यूज है, तो सबको मालूम ही होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 68 है, काफी बच्चे इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आता है हमारे पास हाइजेनबर्ग, उसमें से लिया गया है। ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता आप छोड़ सकते हैं। क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? वो कहते हैं किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम सर्टेनिटी बता नहीं सकते, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ आती है वो किसके बराबर होती है बेटा? h/k, इसे लिख सकते हैं h, और वेव k होता है एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। तो यहां पर आप इसे याद रख सकते हैं, वैसे ही अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ दिस पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ? सेम काइनेटिक एनर्जी हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है? h/p। p में क्या आ जाएगा? √2m/k। एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। समझे बच्चों? ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द 4 गैसेस एट सेम टेम्परेचर, अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अब अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल के केस में थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा? अगर टेम्परेचर सेम है तो सबकी थर्मल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। क्यों? आपको पता है, आप क्या लिख सकते हैं इसको? 3/2 kT। तो 2 से 2 कट गया, k सेम है, t सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सब क्या पूछा है इसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका मास सबसे कम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन, सबसे कम मास इसका है, तो सबसे लैम्डा इसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का सबसे कम, तो यही ऑर्डर होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन। बड़ा आसान था। 71 अ पार्टिकल ऑफ मास, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m, देखिए आवाज जानी शुरू हो गई, मैं अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बोलता हूं आवाज बंद हो रही है, इसी वजह से लास्ट 1 वीक से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए बेटा, गले की प्रॉब्लम है, आवाज रुक जाती है, बहुत ज्यादा पेन है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाए उतनी हम करने की कोशिश पूरी करेंगे। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप वीडियो को लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें बेटा, और जो हमारे पास जो कोई सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें पार्टिकल ऑफ मास 4m एट रेस्ट डिके इनटू 2 पार्टिकल्स, अगर ये रेस्ट पे था बेटा, ये किस पे था, रेस्ट पे, अगर ये 2 पार्टिकल में टूट जाएगा, अगर ये 2 मासेस में टूट जाएगा, तो हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से, अगर इसका मोमेंटम P1 है, इसका P2 है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो इन दोनों का वेक्टर सम भी किसके बराबर होता है, इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम। तो अब पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/p, अगर मोमेंटम सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम। तो रेशियो क्या आएगी बेटा, 1:1। मॉडर्न फिजिक्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ऐड कौन सा कंसेप्ट घुसा दिया, सेंटर ऑफ मास का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है बेटा, अगर ये रेस्ट पे था, एक्सप्लोड होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ते हैं ना, तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। अगर मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 72 इफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो h/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h/√2 मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो अब अगर हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मच ग्रेटर देन दिस, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है बेटा, ये छोटा है तो ये वाला क्या होगा, बड़ा, तभी प्रोडक्ट छोटा होगा। 2 × 6 12, ये बड़ा है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4, छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस देन दिया हुआ है, गलत हो गया, बराबर दिया हुआ है, गलत हो गया। अब मोमेंटम, अगर वेवलेंथ बराबर है तो h/p, तो इनके मोमेंटम क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो मोमेंटम क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। तो एनर्जी का रिलेशन तो ट्रू नहीं है, बट मोमेंटम का रिलेशन ट्रू है बेटा। क्वेश्चन नंबर 73 एनर्जी that should be added to the electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometer। पहले वेवलेंथ थी बेटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन में h√2me, एनर्जी 1 नैनोमीटर। बाद में वेवलेंथ क्या हो गई बेटा, बाद में वेवलेंथ क्या हो गई बेटा, 0.5 नैनोमीटर। रेशो क्या हो जाएगी, रेशो अगर आप देखें λ1 / λ2 ये आ जाएगा बेटा। अब इनकी रेशो में ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E2/E1। ये क्या आएगा 1/0.5 √E2/E1। ये समझ में आया बेटा। यहां λ2 था तो डिनोमिनेटर में E2 है, तो इनवर्सली रिलेशन था रूट का, तो λ2 का इनवर्स λ1 का इनवर्स।
ये क्या बन गया बेटा 2, स्क्वायर कर देंगे 4, तो E2 कितना होगा बच्चों 4 टाइम्स, E2 कितना होगा 4 टाइम्स बेटा। अगर ये 4 टाइम्स है तो कहता है 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ट्वाइस। बच्चे फटाफट आंसर मार्क कर देते हैं 4 टाइम्स, बट ध्यान से होल्ड ऑन, क्या पूछा है शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। भाई फाइनल एनर्जी 4 टाइम्स है, ऐड कितनी की गई है, ऐड कितनी की गई है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल की गई है 3 टाइम्स इनिशियल। तो आंसर क्या आएगा डी, थ्राइस द इनिशियल। एडेड पूछा है बेटा, कितनी ऐड की जाए, 1 थी 4 हो गई, ऐड कितना किया 3, फाइनल है 4 बट ऐड कितना किया 3। क्वेश्चन नंबर 74 बच्चों, इफ एन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव विद द सेम मोमेंटम देयर रिस्पेक्टिव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर मोमेंटम सेम है, अगर मोमेंटम सेम है, एच तो सबके लिए सेम ही होता है, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी सबके लिए सेम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75, 2 पार्टिकल्स ए एंड A1 मासेस दिए गए हैं, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये पहले जैसा ही आ गया, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो क्या होगा बेटा, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मोमेंटम के बारे में बात की गई है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, मोमेंटम भी क्या हो जाएंगे बेटा सेम। आंसर आ गया ए। बट एनर्जी को अगर आप कंपेयर करें, √2m(E1) h/√2m, ये हमने पहले भी किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, ये कट गया आपस में, m1(E1) m2(E2), तो m1 क्या है बड़ा है m2 से, अगर m1 बड़ा है m2 से तो हमारे पास E1 छोटा हो जाएगा E2 से, तो क्या आएगा एनर्जी में, एनर्जी ऑफ A इज लेस देन एनर्जी ऑफ A2। यहां अगर मोमेंटम की जगह एनर्जी लिखा होता तो सी आंसर भी, सॉरी ये तो मोमेंटम ही था, एनर्जी ऑफ A अगर यहां लेस देन लिखा होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन करना सिर्फ यहीं तक नहीं, आपको पूरा समझना है कि एनर्जी का रिलेशन भी क्या होगा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, बट स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां पर अपना डाउट आप फिर से पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बाकी आप PYQ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 20 इयर्स नीट, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, कुछ ही चैप्टर की डाली गई हैं, बट जिसकी भी डाली गई हैं आपको मजा जरूर आएगा उसको देखने का। काफी सारे पॉइंट आपको लगेगा यार ये डिफरेंट बुक से पॉइंट उठा के सर ने एक ही जगह पर क्लब कर दिया और 1 घंटे में चैप्टर निपटा दिया, ऐसी जबरदस्त फील आपको आएगी। तो वन शॉट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी शेयर की गई थी, अगर आप उसे देखते हैं आपको पसंद आती है, लाइक करते हैं, तो हम ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए अपलोड कर सकते हैं। बस आपको आपका थोड़ा इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर और शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है तो मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकता हूं +1 +2 सिलेबस में से, बस आप उसमें कमेंट करिए, लिखिए, हमें बताइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट का भी। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, माइल्स टू गो, and most importantly remember to like, share and subscribe. Thank you बच्चों।